हेलो गाइज, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी की लेसन नंबर 2A हिस्ट्री की पार्ट 2 द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशंस देखते हैं। इन 1789 द फ्रेंच गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन द ग्रिप ऑफ अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। 1789 तक फ्रेंच गवर्नमेंट को लगा कि वो बहुत ही खराब फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ गए हैं। सो ऑन द 5th May 1789 द लुइस 16 summoned a meeting of the estate generals to get that consent to impose the new taxes। इसीलिए लुइस 16 ने एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर एस्टेट जनरल के अंदर एक नए टैक्सेस को इंक्लूड करने की मांग रखी गई। As the commander, the third estate was in the majority, so that they demanded that the matter put before the assembly should be decided by the majority of the vote, but the other two estates were against this। ऐसा डिसाइड किया गया कि मेजोरिटी से जो भी डिसीजंस होगा वो लिया जाएगा, लेकिन थर्ड एस्टेट इसके बहुत खिलाफ थी और यहाँ पे मिडिल एस्टेट्स भी इसके खिलाफ थी, इसीलिए लोग बगावत पे आ गए। कॉमनर डिक्लेयर द थर्ड एस्टेट एज अ नेशनल असेंबली एंड दिस प्रूव टू बी अ बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कॉमनर ने थर्ड एस्टेट को नेशनल असेंबली बताया और इस हिसाब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। किंग्स डिक्लेयर दैट द डिसीजंस ऑफ द न्यू असेंबली इज इनवैलिड। किंग ने नेशनल असेंबली की जो बनावट है उस पर अपनी नामंजूरी जताई एंड डिसमिस सम ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट, और थर्ड एस्टेट के कुछ मेंबर नेशनल असेंबली में से निकाल दिए। दिस लीड टू द नेशनल वाइड प्रोटेस्ट। इसकी वजह से पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हो गया। एंग्री मॉब स्टार्टेड द बेस्टिल्स ऑन 14 जुलाई 1789, और सब गुस्से में 14 जनवरी 1789 पर पब्लिक पूरी गुस्से हो गई थी और वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन जैसा हो गया था। दे फ्री द प्रिजनर्स एंड रेज द जेल्स बिल्डिंग्स टू द ग्राउंड। यहाँ पे द फॉल ऑफ द बेस्टिल्स मार्क द फॉल ऑफ द मोनार्की, और यहाँ पे जो बेस्टिल्स की जो वॉर, यहाँ पे गवर्नमेंट जो जीत, यहाँ पे जो किंग थे वो हार गए थे 16, इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा एक बेस माना जाता था। ऑन द 20th June रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द थर्ड एस्टेट असेंबली इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्सलिस, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली एंड swore not to disperse till they had drafted the constitution for the France that would limit the power of the monarch। 20 जून में रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड एस्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वर्सलिस गए टेनिस कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली के अंदर कि हम लोग यहाँ पे जो मोनार्क है, हमारे राजा है, उनके पावर को लिमिटेड कर देंगे ताकि वो ये जो टैक्सेस ज़्यादा करने का सोच रहे हैं वो ना कर पाए, और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो प्रस्तावना है वो रखी। द पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड देखेंगे द नेशनल असेंबली मेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ अ मैन। नेशनल असेंबली में एक राइट्स डिक्लेयर किया गया, वो है राइट्स ऑफ अ मैन, जिसके अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट्स टू रेजिस्ट ऑपरेशंस। अगर कोई आपको कुचलने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको लड़ने के राइट्स हैं। ये कुछ राइट घोषित किए गए। लुइस 16 ने रिफ्यूज़ किया ये सारे राइट्स को एग्री करने के लिए, सो ही एंड हिज फैमिली वर अरेस्टेड एंड गुलेटाइंड, और यहाँ पे उनको और उनकी फैमिली को लुइस 16 को गुलेटाइन किया गया। गुलेटाइन एक ऐसी टर्म है फ्रांस के अंदर जहाँ पे इंस्टेंटली कुर्सी पर बैठा कर उनके सिर को मुंडन किया जाता था या फिर गरम गरम तेल के अंदर डाल दिया गया था। दिस टर्म एज अ गुलेटिन, जो पनिशमेंट दी जाती थी इंस्टेंटली डिसाइड किया जाता था, मौत की पनिशमेंट। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द रीन ऑफ द टेरर एंड बाय द मैक्सिमिलियंस रॉबेस्पियर्स विच लास्टेड अंटिल द 1794, और वहाँ पे एक दहशत का दौर शुरू हुआ मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर्स के द्वारा 1794 तक। ड्यूरिंग दैट टाइम थाउजेंड ऑफ द पीपल वर अरेस्टेड, और तब तक बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था और गुलेटाइन किया गया था, डेथ तक उनको भुगतना पड़ा था। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नेदरलैंड, पोर्शिया, स्पेन ऑल डिक्लेयर वॉर ऑन द फ्रांस एंड फ्राइटन बाय दिस टर्न इवेंट, और सबके सब वॉर के माहौल में आ गए थे एंड बहुत ही फ्राइटन थे ये इवेंट से। रॉबेस्पियर्स कलीग्स ऑर्डर दिस एग्जीक्यूशन। रॉबेस्पियर ने अपने कलीग को एग्जीक्यूशंस के लिए, लोगों को पनिशमेंट देने के लिए, पकड़ने के लिए एक समन जारी कर लिया। और न्यू गवर्नमेंट द डायरेक्टरेट्स वॉज सेटअप, एक नई गवर्नमेंट की रचना की गई। एंड द थ्रेट ऑफ द सिविल वॉर 1795 लीड टू द राइज ऑफ पावर ऑफ एम्बिशियस फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्टे, और जो सिविल वॉर जैसा माहौल हो गया था 1795, इसकी वजह से एक लीडर का ग्रो हुआ, दैट इज़ अ नेपोलियन बोनापार्टे, जिन्होंने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अपनी बहुत ही अच्छी अदाकारी निभाई थी और ही प्ले एन वेरी गुड लीडरशिप। ऑन जुलाई बॉक्सेस देखते हैं। ऑन जुलाई 14 1789 द एंग्री फ्रेंच मॉब स्टॉर्म द बेस्टिल्स। 14 जुलाई 1789 को जो गुस्से वाले फ्रेंच थे, पीपल थे, उन्होंने बेस्टिल पर धावा बोल दिया था। द फॉल ऑफ बेस्टिल्स इज कंसिडर द ओपनिंग साल्वो ऑफ द रेडिकल स्टेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ऐसा माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत, जो बेस्टिल की जो लड़ाई की फॉल है, उसके जो हार गए थे यहाँ पे लुइस 16, उसका रीज़न माना जाता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेपोलियन देखेंगे। Through the French revolutions ended the monarch in the France, but it failed to provide a stable government.
हाँ, लुई 16 निकल गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग की वजह से। उनको डेथ और उनकी फैमिली और उनको डेथ के घाट उतार दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने में लोग कामयाब नहीं हुए थे। द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जो थे, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव थे, ओपन क्लैश विद ईच अदर्स, अंदर अंदर ही लड़ते रहते थे वो लोग। दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। इसकी वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की एक शुरुआत हुई, जो थे नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन सीज द पॉलिटिकल पावर इन 1799। उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी सारी पावर 1799 तक नेपोलियन बोनापार्टे ने। एंड इन 1804 डिक्लेयर द हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ द फ्रांस। और 1804 तक उन्होंने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था। बाई 1810 नेपोलियन एम्पायर इंक्लूडेड नियरली ऑल द यूरोपियंस। 1810 तक नेपोलियन एम्पायर ने पूरे यूरोप को इसमें शामिल कर दिया था। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ द वेट एक्सेट्रा। उन्होंने अलग अलग लॉ यहाँ पे इंक्लूड किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें आ गया प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शंस करना, इक्वलिटी, लॉ के सामने कैसे इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना, और वेट का यूनिफॉर्मिटी, मतलब कहीं पे भी जाओ आपको वेट सेम देखने को मिलेगा। वेट मीन्स किलोग्राम, ग्राम्स और ये सब चीज़ें। और दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्नाइजिंग फ्रांस एंड द यूरोप। इसकी वजह से एक फ़ायदा हो गया था, फ्रांस एंड यूरोप थोड़ा मॉडर्नाइज सा हो गया था। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्टे की पिक्चर दी हुई है। बहुत ही ब्रिलियंट लीडर थे और उन्होंने ट्रुप को इंस्पायर किया था उनकी स्पीचेस के थ्रू एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी थी और उनकी टैक्टिक्स, उनके जो नॉर्म्स, उनका चलाने का तरीका था, बहुत अच्छा था। उन्होंने यूरोप और फ्रांस को मॉडर्नाइज करने के बहुत सारे हथकंडे यूज़ किए थे। ही मॉडर्नाइज वॉरफेयर यूजिंग द कैनन एंड द लार्ज आर्मी। उन्होंने वॉरफेयर के अंदर कैनन और लार्ज आर्मी जैसा यूज़ किया था। एंड आउटफिटनेस इज ओपोनेंट, और अपने ओपोनेंट को धूल चखा दी थी। हिज कंट्रोल ऑफ द यूरोपियन पुश मैनी कंट्री इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड। उनकी वजह से बहुत सारी कंट्री भी मॉडर्नाइज हुई थी। सो ही वॉज इंस्पिरेशंस फॉर ऑल। इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे कि क्या इफेक्ट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज एन इवेंट ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज इट एविडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। और नीचे देखेंगे कुछ पॉइंट के थ्रू कि उसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की। इट एंडेड आर्बिट्री एंड द डिस्पॉइंटिक रूल्स ऑफ मोनार्क। आर्बिट्री और जो मोनार्क का रूल था वो एंड हो गया था। इट एस्टैब्लिश द पीपल्स वर सोर्स ऑफ अ पावर, और लोगों के हाथ में मेन पावर आ गई थी। द रिवॉल्यूशन ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग द ग्रेट आइडल ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी विच इंस्पायर द रिवॉल्यूशनरीज एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसकी वजह से लोगों के अंदर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी जैसी भावनाएं आ गई थी। ये सिर्फ फ्रांस को इंस्पायर करने के लिए नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने इससे इंस्पिरेशंस लिया था। इट गिव द टर्म नेशनल इट्स न्यू एंड द मॉडर्न मीनिंग। नेशन एक नया वर्ड अस्तित्व में आया था। ये रिवॉल्यूशंस के होने से एक मॉडर्न मीनिंग मिला था। एज सच नेशन इज़ नॉट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री बट द पीपल ऑफ द कंट्री। इससे ये मिला कि एक्चुअली जो नेशन है वो लोगों की कंट्री है, टेरिटरी कंट्री की नहीं है। हैविंग अ लॉन्ग एंड द कॉमन हिस्ट्री एंड द डिस्टिंक्ट फीलिंग ऑफ द oneness with their countrymen। और यहाँ पे एक कॉमन हिस्ट्री और एक डिस्टिंक्ट फीलिंग आई कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो पूरी कंट्री को चलाएगा अच्छे से। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस ऑन मैनी चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डेली लाइफ ऑफ पीपल। 1789 तक लोगों की लाइफ में बहुत बदलाव आ गए। जो ओल्ड रेजिम थे, ऑल राइटिंग मटीरियल इन द कल्चर एक्टिव, जैसे कि बुक, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी पब्लिश और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव बाय द सेंसर ऑफ द किंग। पहले कैसा था कि पुराने रेजिम के हिसाब से अगर किंग अप्रूव करता था तभी उसको छपने के लिए परमिशन मिलती थी, लेकिन अब बट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन के अकॉर्डिंग सेंसरशिप वॉज रिमूव, और सेंसरशिप को रिमूव कर दिया गया था। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।